हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जिसका नाम है मशीन लर्निंग। और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। वो ये है कि इस कोविड-19 के महामारी के समय हम सब लोगों को मिलके इससे लड़ना होगा। इसके लिए हमें हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क का यूज करना होगा। और अगर आपको बहुत जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर जाइएगा। अदरवाइज आप घर पे रहिएगा, जिसके कारण आप खुद की सुरक्षा बनाएंगे, साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। और कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के निर्माण में भी अपना सहयोग करेंगे। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है मशीन लर्निंग। दोस्तों, मशीन लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के इस युग में कहीं ना कहीं हम सब लोग मशीन से काफी फैमिलियर होते चले जा रहे हैं। और मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम आम जीवन में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हम उसको यूज करते हैं। उदाहरण के तौर में बात करें, जैसे हम गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, जिसमें हम एक भाषा से दूसरी अदर कई भाषाओं में चेंज कर लेते हैं। एक मशीन लर्निंग का उदाहरण है। हम सब लोग फेसबुक तो यूज करते ही हैं। फेसबुक में जो भी फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, या अगर हम बात करें फ्रेंड सजेशन का जो सिस्टम होता है, वो मशीन लर्निंग के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा जैसे आप बात करें तो जो शेयर मार्केट का जो प्रिडिक्शन होता है वो भी मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग होता है। हम सब लोगों का जो क्रेडिट स्कोर होता है वो भी मशीन लर्निंग के आधार पर ही होता है। इसके अलावा कई और आपको उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग के आधार पर ही काम करते हैं। अगर हम मशीन लर्निंग को आसानी से परिभाषित करना चाहें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि मशीन द्वारा अपने इनपुट डेटा और अपने पुराने अनुभवों के आधार पर सीख कर बिना किसी मानव इंटरवेंशन के अपनी योग्यता के अनुसार किए गए कार्य को उस सिस्टम की हम मशीन लर्निंग कहेंगे। और मशीन लर्निंग को हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला होता है वो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। एक एक करके डिफाइन करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो था वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग था। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमें इनपुट डेटा और जो आउटपुट वेरिएबल मिलता है, यहाँ आउटपुट रिजल्ट हम कह सकते हैं, वो मिलता है, वो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। साथ ही इसमें जो इनपुट डेटा मिलता है वो हमें एक तो लेबल्ड के फॉर्म में मिलता है या फीचर्स के फॉर्म में मिलता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो हमें जो आउटपुट रिजल्ट मिलता है वो भी एक रिलायबल और इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें एक पहले से ही जो होता है सुपरवाइज, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, एक पहले से सुपरवाइजर होता है, जिसको हम आम होल भाषा में ट्रेनिंग डेटा भी कह सकते हैं। और इसके कारण ये होता है कि जो भी हमारा आउटपुट रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे अगर हमें किसी एक रैबिट की कई तरीके की फोटो हम अपने इनपुट डेटा में रख लेते हैं, और उसके बाद इन फ्यूचर में अगर किसी भी एनिमल की फोटो हम ऐसे अपने इनपुट डेटा में स्टोर करते हैं, तो क्योंकि रैबिट की फोटो पहले थी, तो हमें अगर उस एनिमल्स में अगर एक कोई रैबिट की फोटो होगी तो वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एनालाइज करके अपने पुराने डेटा के अकॉर्डिंग अगर उसमें से कोई रैबिट होगा तो वो एनालाइज करके हमें आउटपुट रिजल्ट दे देगा। और इसमें जो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं वो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सुपरवाइज मशीन लर्निंग को, तो हम इसको अगेन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है रिग्रेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन मतलब अगर हम इसको याद करने के लिए उद्देश्य देखें तो आर मतलब रिग्रेशन और आर मतलब रियल वैल्यू। मतलब रिग्रेशन में क्या होता है, हमें जो है रियल वैल्यू मिलती है और कॉन्टिन्यूअस वैल्यू मिलती है। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू का मतलब ये हुआ, जैसे आज मेरी जो भी एज है वो अगले नेक्स्ट कुछ सालों में या अगले सालों में लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी, तो एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है। और जो भी मेरी एज होगी वो भी आपका एक रियल नंबर हमें मिलेगा। इसी तरह जैसे मान लेते हैं जो भी मेरी आज सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ में भी हमें रेगुलर सैलरी मिलेगी, उसके नेक्स्ट मंथ में भी रेगुलर सैलरी मिलेगी, तो ये सब रियल वैल्यू होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जैसे वेदर फोरकास्ट, मतलब ये मौसम का पूर्वानुमान की बात करते हैं, तो मौसम का भी देखिए अभी कुछ आपका टेम्परेचर है, उसके बाद हो सकता है अगले कुछ समय में कोई दूसरा टेम्परेचर हो, तो ये भी रिग्रेशन में ही आता है। इसी तरह आपका शेयर मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो भी नंबर्स पे मिलता है, तो ये भी रिग्रेशन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल होता है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में जो भी हमें आउटपुट वेरिएबल मिलता है वो बेसिकली क्लास, कैटेगरी या ग्रुप के रूप में मिलता है, और इसको हम अगेन 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन को बेसिकली 0 और 1 से डिफाइन करते हैं। आसान अगर उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो जो ईमेल स्पैम डिटेक्शन होता है उसमें ये होता है कि या तो मेल स्पैम होगा या मेल स्पैम नहीं होगा, तो इसको हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन से डिफाइन कर सकते हैं। वही मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को एक हम अगर उदाहरण से समझे तो 0 से 9 तक हाथ से लिखे करैक्टर को पहचानने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसको हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कहते हैं।
इसमें मशीन को जो है इनपुट में डेटा मिलता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है और अनलेबल्ड डेटा मिलता है। साथ ही मशीन को ही खुद ही जो है इसमें एक पैटर्न डिटेक्ट करना होता है और स्ट्रक्चर को खुद ही डिटेक्ट करना होता है, जिसके कारण वो आउटपुट में रिजल्ट जनरेट कर सके, क्योंकि इसमें कोई सुपरवाइजर भी नहीं होता है। और साथ ही एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो है मशीन को थोड़ा सा इसमें हार्डवर्क करना पड़ता है और क्रिएटिविटी के साथ जो है इनपुट में एनालिसिस करना होता है। इसमें मशीन का कोई सिंगल ओरिएंटेड गोल नहीं होता है। इस आधार पर हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है क्लस्टरिंग और दूसरा होता है एसोसिएशन। बात करते हैं क्लस्टरिंग के बारे में, तो क्लस्टरिंग को हम हिंदी में समूह कहते हैं। इसमें हम जो है सिमिलर आइटम, एंटिटी या डेटा पॉइंट को एक ग्रुप के तौर पे रखते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो होता है अनलेबल इनपुट डेटा हमें मिलता है, तो इसके कारण जो भी हमें डेटा मिलता है उसको शेप, साइज, कलर और कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम इनपुट डेटा को एनालाइज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं क्लस्टरिंग को। अगर जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी है, किसी लोकल एरिया में ये सर्वे करना चाहती है कि उस एरिया में कितने लोग वॉइस कॉल प्रीफर करते हैं और कितने लोग डेटा यूज करते हैं, तो क्लस्टरिंग के माध्यम से वो ये आसानी से जान पाएंगे कि कितने लोग वहाँ पे वॉइस कॉल कर सकते हैं या कितने लोग यहाँ पे डेटा यूज कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं या जो टेलीकॉम कंपनी है वो कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको अच्छे ऑफर दे सकती है, जिसके थ्रू ये होगा कि कहीं ना कहीं कंपनी का भी बेनिफिट होगा और कस्टमर का भी बेनिफिट होगा। कुछ एल्गोरिथम इसमें यूज होती है, जैसे कि के मीन क्लस्टरिंग होता है या मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग, जो कि क्लस्टरिंग में यूज की जाती है। अब बात करते हैं एसोसिएशन के बारे में। एसोसिएशन में हम बेसिकली फ्रीक्वेंट पैटर्न आइटम सेट पे एनालिसिस करते हैं और यह मुख्यतः जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस, वेब यूसेज माइनिंग या कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। अगर आसान शब्दों में इसको हम समझने की कोशिश करें तो आप जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो परचेस करते होंगे, तो उसमें जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट परचेस किया तो आपको सजेशन में कोई दूसरे प्रोडक्ट भी उससे रिलेटेड आपको दिख जाएंगे। जैसे मैंने कोई सोच परचेस किया तो आपको सजेशन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट दिखने लगेंगे या डिफरेंट टाइप के आपको सोच दिखने लगेंगे। तो वो एसोसिएशन के आधार पर ही मशीन लर्निंग काम करती है कि कैसे एक कस्टमर का इंटेंशन एक के साथ दूसरे आइटम को परचेज करने के लिए हो। इसी तरह अगर आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप बाई चांस अगर आप कोई ब्रेड खरीदना चाहे तो बगल के सेल्स में आपको एग दिख जाएगा, मिल्क दिख जाएगा और ब्रेड से रिलेटेड जो भी है जैसे बटर है तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो इसमें कस्टमर की बाइंग इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ती है और कंपनी का इससे बेनिफिट होता है। तो एसोसिएशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जो एल्गोरिथम यूज होती है वो एप्रियोरी या इक्विवेलेंट क्लास ट्रांसफर एल्गोरिथम यूज होती है। तो इस तरीके से एसोसिएशन काम करता है। आते हैं अपने मशीन लर्निंग के जो तीसरा पार्ट था उस पे, जो कि है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग के बारे में। इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन में लिया गया हुआ एक्शन या डिसीजन जिसके द्वारा हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग कहते हैं। इसमें बेसिकली 5 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एजेंट होता है, दूसरा इन्वायरमेंट होता है, तीसरा स्टेट होता है, फोर्थ इसमें एक्शन होता है और फिफ्थ इसमें रिवॉर्ड होता है। इनको अगर हम एक आसान से उदाहरण के थ्रू समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं जैसे हम सभी लोगों ने बचपन में मारियो खेला होगा। तो मारियो में क्या होता था कि एक मारियो होता था, वो डिफरेंट स्टेट पे जाता था और वो कहीं ना कहीं वो कॉइन जीतता था, हर्डल होते थे तो हर्डल को भी क्रॉस आउट करता था। तो रियल टाइम में उसको चैलेंजेस मिलते थे। तो अगर उसको हम इससे को रिलेट करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मारियो होगा, मारियो को अगर हम एक एजेंट के तौर पे देखते हैं और जो इन्वायरमेंट होगा, जिस आसपास की रास्ता से वो मारियो जाता है वो इन्वायरमेंट होगा। जैसे कहीं पे आपने देखा होगा कि मारियो जिस प्लेस से चल रहा है आसपास में आपने लेफ्ट या राइट पे, लेफ्ट पे बेसिकली जो है वो पहाड़ देखते हैं या चिड़े देखते हैं, तो वो इन्वायरमेंट होता है। इसी तरह स्टेट को अगर डिफाइन करना चाहें, मारियो अगर जैसे एक जगह पे रुका हुआ है तो उसकी स्टैटिक स्टेट होगी, अगर वो चल रहा है तो वो उसकी डायनामिक स्टेट होगी, बाई चांस वो जंप कर रहा है तो जंपिंग स्टेट होगी। तो एजेंट की जो स्टेट होती है, एजेंट का जो मूवमेंट होता है वो उसको हम स्टेट कहते हैं। एक्शन की बात करते हैं, जैसे अगर मारियो हाथ से एक गोली फेंक रहा है तो ये मारियो का एक्शन होगा, मारियो आगे पैर बढ़ा रहा है तो ये मारियो का एक्शन होगा। रिवॉर्ड के तौर पे अगर समझना चाहे तो हमने जैसे मारियो जंप करता है तो कॉइन परचेस करता है तो ये मारियो का रिवॉर्ड होता है। साथ ही अगर मारियो कहीं ना कहीं खाई होता है उसमें गिर जाता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। तो इस तरीके से हम रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग को मारियो को गेम के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह रोबोटिक्स में भी रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग काम करता है। तो कुछ इस तरीके से रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग को हम डिफाइन करते हैं और मशीन लर्निंग का एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके से ये काम करता है। किसी भी तरीके की फीडबैक के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप बताइएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।